दिखाइए भाई, आज जरा पैनल के कुछ लोगों को छांट के। आज एक्सीडेंट का पूरा खतरा है वीरू, आप प्लीज ध्यान दें। एक नहीं, दो नहीं, तीन आशीष है, तो कृपया ध्यान देंगे आप। मैं प्रोड्यूसर साहब से, आशीष का शाब्दिक अर्थ होता है आशीर्वाद, है ना? तो 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करने के लिए आशीर्वाद चाहिए, वो अपार है चैनल। आशीष आशीष और आशीष, पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा हर्षदा, आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज की तरफ और रिजल्ट्स की तरफ बढ़ने का समय है। और उसमें सबसे पहले तो भाई निफ्टी का एक नंबर जो आना था वो बाजार बंद होने के बाद आया, भारती एयरटेल। उससे शुरुआत करता हूं। एक काम करें, इस पे तो चतुर्मुता साहब आपके पास आऊंगा, भारती एयरटेल पे पहले। हर्षदा, लेकिन नंबर्स कैसे लगे? भारती के केस में प्रॉफिटेबिलिटी वैसे अगर आप ध्यान देंगे 15% घटकर आई है, लेकिन जो आंकड़ा है 2071 करोड़ का, ये उम्मीद से बेहतर है। 2050 करोड़ के आसपास तक का फिगर एक्सपेक्टेड था। रेवेन्यू फ्लैट है 37,599 करोड़ के आसपास, 38,315 करोड़ का अनुमान था। एबिटा भी फ्लैट है, 2% घटा है, 19,590 के आसपास आता हुआ। और मार्जिन आप देखिएगा स्टडी ही है 52.1%। हालांकि अब की बारी एक्सपेक्टेशन था 52.6% के आसपास मार्जिन इफ इट ऑल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आरपूस पर ध्यान रखना है, 208 रुपए से बढ़कर ये 209 रुपए पर आया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि 211 तक जा सकता है, तो वहां पर एक हल्का सा मिस जरूर है। लेकिन इंडिया मोबाइल रेवेन्यू पर अगर आप ध्यान देंगे 2% तक की ग्रोथ है, जहां पर 1.5% के बढ़त का अनुमान था। ये आंकड़ा आया है करीब 22,065 करोड़ के करीब। और साथ ही साथ इंडिया बिजनेस की जो एबिटा मार्जिन है वहां पर 55.1% तक का फिगर देखने को मिला है। ये स्टेडी रहा है। एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ा सा डिप कर सकता है। नंबर्स वैसे अगर आप गौर करें तो अच्छे ही हैं। अच्छे नंबर्स कह लीजिए, कंसोलिडेटेड थोड़े से इनलाइन टाइप्स, और इंडिया बिजनेस थोड़ा सा स्लाइटली अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। चतुर्मुता साहब, क्या व्यू है भारतीय एयरटेल पे? बहुत अच्छे रिटर्न्स बिजनेस ने बना के दिए हैं। अब कैसा पोजीशन आप लोग ने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रखा है? क्या बने हुए हो या नहीं बने हुए हो? मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, और हमें लगता है कि कोई भी डिप भारती में आती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कंपनी आने वाले कई सालों तक 13 से 15% की एबिटा ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा। और जैसे अभी बात चल रही थी कि 211 रुपए का आरपू है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो इवेंचुअली 300 रुपए तक आरपू की ग्रोथ आने की बहुत ही एक अच्छी संभावना है। और 2 महीने के बाद हमें लगता है कि आप देखेंगे कि एक अच्छा यहाँ पर पे आरपू के अंदर में ग्रोथ आएगी। तब तक शायद हो सकता है बाजार एक स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में रहे, बट इवेंचुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। इस बार भी जो नंबर्स आए हैं उसमें जो डी ग्रोथ या थोड़ा सा जो प्रेशर आया है वो अफ्रीका बिजनेस के लिए, और वो अफ्रीका बिजनेस में भी करेंसी की रिस्क आई है। इंडियन बिजनेस में तो हमें ग्रोथ ही देखने को नजर आई है। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि आरपू की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, और उसका प्ले भारतीय एयरटेल रहेगा। और हमारा मानना है कि 1400 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। तो कोई भी डिप जो 1230 1225 तक स्टॉक को लेके जाए वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पोजीशन बनाने। लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स, कोई भी डिप आए खरीदारी करने का मन बनाए। ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है, आरपूज में इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और कई लोग मान रहे थे जब वोडाफोन आइडिया का एफपीओ बेचा जा रहा था तो सुगबुगाहट यही थी कि इलेक्शंस के बाद टैरिफ इंक्रीजेस आपको शायद देखने को मिले। अगर ऐसा होगा, जो बेहतर पोजीशन है, फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा फायदा बुना पाएगा लॉजिकली। खैर, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भारती एयरटेल के साथ। नंबर्स मिले जुले इनलाइन टाइप्स। नंबर्स बाकी के जाऊं उससे पहले सिप्ला, क्योंकि अटकलें ऐसी हो सकता है कि ये ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट होता हुआ नजर आया। तो पहले समझ लेते हैं सिप्ला की कहानी। हर्षदा, क्या अपडेट्स है हमारे पास? सिप्ला में हामिद परिवार की तरफ से कुछ हिस्सा बिकने के लिए आ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वो ब्लॉक डील की तैयारी हो रही है। नियरली 2.37% तक का स्टेक ये बेचते हुए दिखाई देंगे। अब उस पर्टिकुलर स्टेक की वैल्यू कितनी है? 2637 करोड़ के आसपास तक का ये ब्लॉक होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे। 2.53% तक, आई बेग योर पार्डन, वो प्रोमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली हामिद फैमिली और ओकासा फार्मा प्राइवेट प्रोमोटर्स हैं, उनकी तरफ से ये करीब 2.5% तक का स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देगा। और लगभग माना यही जा रहा है कि करीब 5% के डिस्काउंट पर ये स्टेक सेल होने वाला है। तो प्राइसिंग का जो रेंज है वो करीब
1289 या फिर 1290 रुपीज आप कहिए लो बैंड पर, और ऊपर में करीब 1357 के बीच होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बेसिकली कल का क्लोज से लेकर अप टू 5% डिस्काउंट। पर कुछ ही देर पहले यतिन ने अभी अपडेट शेयर करा है, जो ये सबसे पहले खबर ब्रेक करके लाए थे कल शाम आपके लिए, कि बहुत तगड़ी डिमांड है भाई। तो हो सकता है कुछ ही मिनटों बाद इस ब्लॉक विंडो में वो ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हो। भाई आजकल फ्लश है लिक्विडिटी से डोमेस्टिक फंड्स, तो डिमांड इतना बड़ा पीस मिल रहा है मार्की कंपनी का, तो हाथों हाथ लिया जाएगा। पर ये ध्यान रखिए, $7 बिलियन की ये प्रमोटर स्टेक सेल होनी थी, जो पिछले साल से इतनी अटकने लगी। इसका मतलब है फीकी पड़ गई है, इसका मतलब है पीस मिल तरीके से हल्का हल्का माल छोड़ना पड़ रहा है। यार चतुर्वेदी साहब आप ही के पास आना पड़ेगा। सिप्ला कैसा है, अब कैसे रीड करूं? प्रमोटर्स माल नहीं बेच पा रहे, इसका क्या मतलब? अब खुले बाजार में आना पड़ रहा है। नहीं तो देखिए, ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का एक माहौल इसमें बना हुआ रहेगा, और मेरे हिसाब से अभी भी फार्मा के अंदर में जो हमें सेक्टर के अंदर टेलविंड नजर आनी चाहिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपने अभी कहीं नंबर्स देखे तो हम लोग फोकस कर रहे हैं उन फार्मा कंपनीज का जिनका इंडिया फोकस काफी ज्यादा अच्छा है। तो चाहे आप वहाँ पे टोरेंट फार्मा की बात करिए, जाइडस लाइफ की बात करिए, एल्केम की बात करिए, ये कंपनीज जिनका काफी बड़ा फोकस इंडिया मार्केट पे है, वहां पर पे अर्निंग स्टेबिलिटी, अर्निंग की विजिबिलिटी काफी क्लियर है। और जहां पर पे भी हमें थोड़ा सा ग्लोबल यूएस एक्सपोजर ज्यादा है, उन कंपनीज के अंदर में भी अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है। और सिप्ला के अंदर में तो एक डुअल अनसर्टेनिटी है विद रिगार्ड्स टू स्टेक सेल। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी भी एक वोलेटिलिटी काफी बनाए रखेगा, और मैं समझता हूँ स्टॉक 1250 से 1350 की ट्रेजेक्टरी में ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हाँ चलिए, अगर डिमांड अच्छी है तो पता क्लैरिटी आ जाएगी कि फिर स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा। 845 से 9 के बीच के उस विंडो में अगर कंज्यूमेट हो रहा है, इसका मतलब हाथ तो हाथ लिया गया वो पूरा चंक इंस्टीट्यूशंस द्वारा। कुछ ही देर में टिकर टीम की नज़र रहेगी उस पर, तो अपडेट्स आएंगे तो सिंधी से आवाज़ पे सबसे पहले वो भी नज़र आ जाएंगे आपको। भारतीय एयरटेल निफ्टी का नंबर था, अब बाकी वायदा के नंबर्स की तरफ चला जाए, जिन पे आज हम खुलते ही रिएक्ट करेंगे। बैती साहब, अपन कुछ दिनों से एबीबी और सीमेंस आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीमेंस का आप चार्ट रेडी रखो। माना साहब, अपोलो टायर्स, मैं आपके पास आऊंगा। गाबा सर, आप कोलगेट पे पैनी नजर रखते हो, कई बार चर्चा में आता है अपन दो की, आपसे कोलगेट पामोलिव पे बातचीत करेंगे। और एक सतपुते साहब, आपके लिए भी काम है, श्री सीमेंट प्लीज देख के रखना आप। अभी हर्षदा नतीजे समझाने, उसके बाद आप सबके पास आ रहा हूं। हर्षदा, वायदा के सारे नंबर्स कैसे और कौन कौन से? श्री सीमेंट के साथ ही शुरुआत करते हैं आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। 662 करोड़ का यह फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है, 608 करोड़ का अनुमान था। 7% रेवेन्यू में ग्रोथ है, 5101 करोड़ पर यह फिगर आया है, उम्मीद से बेहतर है। इबिट्टा में 48% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है, 1337 करोड़ का यह आंकड़ा, 27 करोड़ का यह आंकड़ा। और मार्जिन बढ़े हैं, 26% के आसपास मार्जिन आए हैं, जहां पर अनुमान था 22% के करीब रहेंगे। तो मार्जिन ने सबसे बेहतरी दिखाई है। अच्छा, इबिट्टा पर टन बढ़ा है, 1392 रुपीज प्रति टन आया है। बाकी पीयर्स के केस में इबिट्टा पर टन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी ने बेहतर किया है। वॉल्यूम्स 9.53 मिलियन टन, एक्सपेक्टेड था 9.4 मिलियन टन के आसपास, तो वो भी बेहतर हुआ है। और रियलाइजेशन हालांकि थर्ड क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% डिप हुआ है, अनुमान था 5% के डिप का। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। और FY25 के लिए कंपनी कह रही है कि कैपेक्स करीब 4500 करोड़ का करेंगे। ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो 65.8 मीट्रिक टन पर एनम लेकर जाएंगे। कंपनी के मैनेजमेंट से जब आगे बातचीत होगी वो प्लान और समझेंगे। ये फिलहाल ब्रोकरेजेस का कॉल है। नोमरा, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज बुलिश है, और सबसे बड़ा टारगेट ऑफ कोर्स नोमरा ही दे रहा है, 33,400 का। अब आते हैं सीमेंस पर, और सीमेंस एबीबी के नंबर्स देखकर मार्केट को अंदाजा लग रहा था कि इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया क्वार्टर रहेगा, और उम्मीद से काफी बेहतर कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है। मुनाफा जो है वो 803 करोड़ पर 70% की वृद्धि, एक्सपेक्टेशन था 471 करोड़ का, तो करीब 100 करोड़ के बीट के सामने कंपनी ने यहां पर लगभग 300 करोड़ का बीट दिखाया है। रेवेन्यू आप देखिएगा 18% बढ़कर आया, 5750 करोड़, ये भी एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ स्मार्ट इंफ्रा
डिजिटल, मोबिलिटी और एनर्जी बिजनेस की तरफ से आया है। स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस में 26% तक का इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक अच्छी चीज है। एबिटा, मार्जिन्स दोनों फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस। क्षमता विस्तार के लिए कंपनी करीब 519 करोड़ तक का निवेश करती हुई दिखाई देगी। अप्रूवल आ चुका है। ऑर्डर बुकिंग भी बेहतर है। क्षमता विस्तार कहाँ होगी? औरंगाबाद और गोवा वाली यूनिट्स पर। ऑर्डर बुक 9% घटकर आए हैं, क्योंकि पिछले साल एक बड़ा लोकोमोटिव का ऑर्डर आया था 25,000 करोड़ का। उसके एक्स अगर आप देखें तो 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी यहाँ पर बेसिकली एक इकाई की डीमर्जर भी करने वाली, अपने एनर्जी बिजनेस को अलग करने वाली है, और 1:1 के अनुपात में आपको दरअसल वो एनर्जी बिजनेस का शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि कंपनी ये कह रही है कि कुछ बड़े ऑर्डर्स का डेफरमेंट हुआ है। ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स में डिमांड अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि डिलीवरी साइकिल्स छोटी होने लगी है। तो वो भी चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये हो गए वायदा के सारे नंबर्स। एक रह गया वैसे, सॉरी 2 रह गए, ओबरॉय और अपोलो। ओबरॉय के लिए सावन साहब आप रेडी रहना, आपके पास आऊंगा। अभी बता दूं मैं आपको? हाँ, सारे वायदा के एक साथ। अपोलो के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 13% घटकर आई है। यहाँ पर ईपीआर प्रोविजनिंग हुई, उसके चलते दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्लैट है 6258 करोड़ के आसपास। इबिटा ग्रोथ 3% की है। मार्जिन 16.4% पर आए हैं। अब स्लो ग्रोथ दोनों यूरोप और एशिया के बिजनेस में कंपनी ने नोटिस की है। यूरोप रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। दूसरे मार्केट्स में भी 0.7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। खराब परफॉर्मेंस है। ओबरॉय रियल्टी प्रॉफिटेबिलिटी 64% बढ़कर आया है 788 करोड़ पर। रेवेन्यू में 37% तक का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर ज्यादा बेहतरी देखने को मिली है। आप 788 करोड़ के आसपास का एबिटा देख रहे हैं, और मार्जिन 38% के 60% के बियॉन्ड बढ़ते हुए दिखाई दिए। बोर्ड ने QIP के जरिए करीब करीब 2000 करोड़ के फंड रेज को भी अप्रूवल दे दिया है। औसतन इनकी बुकिंग कलेक्शन ठीक ही नजर आ रहे हैं Q4 में। ओके, ये है सारे के सारे वायदा बाजार के रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से 5 स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल निफ्टी का हो गया, तो इसलिए अलग से मेंशन हो गया, और अदर देन दैट वायदा के 5 नंबर्स। सीमेंस से शुरुआत करी जाए। बैती साहब, हर्षदा ने कहा, ये आपने भी सोच रखा था एबीबी के अच्छे नंबर्स का रब ऑफ सीमेंस पे। जिस दिन एबीबी के नंबर्स पे रिएक्शन था, आप सीमेंस का पिक लेकर आए थे। आ गए नंबर्स, बढ़िया नंबर्स हैं, और डीमर्जर भी सामने आ रहा है, क्लियर कट वैल्यू अनलॉक होगी। क्या लग रहा है आप चार्ट्स को देखकर? कुछ हद तक तो प्रीएम्प्ट करा होगा बाजार ने अच्छे नंबर्स को भाव में। आपका व्यू क्या है? जी आशीष जी, मंडे को ये मूव आ चुका था। 7% का मूव स्टॉक ने दे दिया था जैसे एबीबी के नंबर्स आए थे, और शायद मंडे को ही हमने रिकमेंडेशन भी दिया था इसका। मुझे लग रहा है आज वापस इसमें एक बहुत अच्छा गैप अप देखने मिल सकता है। गैप अप को चेज करने की सलाह नहीं रहेगी, कोई डिप आए जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। जो टारगेट्स हमारे हैं सीमेंस में, वो 6800 और 6950 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो सिर्फ 6600, काफी पास में ही है। कल की क्लोजिंग 6660 की थी, तो 6600 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। और अगर आज फ्रेश बाय करनी है तो शायद हेवल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। हेवल्स अच्छा लग रहा है, तो सीमेंस ने हो सकता है एबीबी के अच्छे नंबर्स के बाद काफी हद तक प्रीएम्प्ट कर लिया। पर सीमेंस की तेजी, ये इस हफ्ते की तो अलग बात अपन ने बड़े तरीके से भरती साहब के साथ बनाई। पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छी तरीके से चतुर मोहता साहब के साथ बना रखी है। जरा सा लंबा चार्ट उठाइएगा डायरेक्टर साहब, 5 साल वाला तो वो दिखाइएगा। हमने बहुत अच्छी तेजी सीमेंस की एक टॉपिक के तौर पे कई बार मेंशन हो चुका है। क्या व्यू बन रहा है अब चतुर मोहता साहब सीमेंस में? नंबर्स देखने के बाद आप लोग का इवेंचुअल टारगेट क्या है? कहां हल्का करोगे अपनी पोजीशंस को आप? तो आशी, हमारी अभी भी टॉपिक के तौर पर सीमेंस है, और हमें लगता है कि नंबर्स बहुत ही सपोर्टिव है। अब जिस तरह से एनर्जी बिजनेस को डीमर्ज करने की बात कर रहे हैं, ये करीब टोटल बिजनेस का 34% है, और इससे एक बहुत ही अच्छी चीज होगी कि दोनों जो इंडिपेंडेंट बिजनेस है अपने अपने मार्केट के ऊपर, एड्रेसेबल मार्केट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। करीब करीब 1000 करोड़ का केपेक्स ये साल में हो रहा है, जिसमें 330 करोड़ का केपेक्स गोवा के अंदर में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में, और साथ ही साथ मोबिलिटी बिजनेस के अंदर में भी कंपनी करीब करीब 186 करोड़ का केपेक्स कर रही है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है। और जैसे हम देख रहे हैं कि रेलवेज के अंदर में, पावर के अंदर में एक बड़ा केपेक्स गवर्नमेंट काम कर रही है, उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंस, एबीबी जैसी कंपनीज रहेगी। तो हमें तो लगता है ये ट्रेंड राइड करना चाहिए, और ये स्टॉक
कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको शायद 8,500 तक की एक तेजी आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में सीमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो एक अच्छी अपसाइड करंट लेवल से भी स्टॉक के अंदर देखने को नजर आएगी। डिस्क्लोजर रहेगा, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में बना हुआ है काफी लंबे समय से। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, बाकी के वायदा नंबर, सीमेंस की चर्चा हुई। गाबा सर, कोलगेट एज एक्सपेक्टेड अच्छे से ज्यादा अच्छे नंबर्स डिलीवर करे, आए 10% बढ़ी, मार्जिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़िया एक्सपैंड करके दिखा दिए। कैसा लग रहा है कोलगेट चार्ट्स पे? बाइंग मोड पर तो है कोलगेट, बिल्कुल 2750 कोलगेट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसमें अगर डिप मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लगता है आते दिनों में 3000 जो अभी ट्रेड कर रहा है 2818 के आसपास, ये लगता है आते दिनों में 3000 पार कर ही लेगा। मैटर ऑफ टाइम। यस, कोलगेट बाइंग मोड पर है, बाय ऑन डिप स्टॉक। अपोलो टायर्स, मानस, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं मार्जिन्स के फ्रंट पे, इवन रेवेन्यूज के फ्रंट पे, ठंडे परफॉर्मेंस, दबाव गहराएगा क्या स्टॉक में, ऐसा लग रहा है क्या? जी, तो देखिए गहरा सकता है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट्स वीक लगते हैं। अगर ये 465 के नीचे जाएगा तो आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 450 के आसपास के होंगे। तो अगर 465 के नीचे जाए तो आप शॉर्ट कॉल लीजिए 472 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रखिए 450 रुपए के। खरीदारी केवल करेंगे 490 के ऊपर, 490 रुपए के ऊपर निकलने दीजिए, तभी यहाँ पर खरीदारी करिए। अच्छे नंबर सतपुते साहब श्री सीमेंट के, मतलब पॉजिटिवली सरप्राइज करा है, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? एक्सेलेंट चार्ट आशीष जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नॉट ओनली 200 DMA, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। मुझे लगता है 26,180 के आसपास का कल का क्लोज है। अगर लेवल की बात करें तो 25,800, 25,500 ये इसका सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 25,500 के सपोर्ट के, यानी 25,500 के साथ स्टॉप लॉस के साथ अगर हम लॉन्ग करें तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा मूव मिलेगा। इनफैक्ट एक बड़ा ब्रेकआउट है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। इट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट बनता है 28,500 का। तो एट लेवल ऑफ 26,181 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 25,500 का, 28 का टारगेट। नंबर्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं, बढ़िया है। सावंत साहब, ओबेरॉय रियल्टी नंबर्स अच्छे, पर हाँ डाइल्यूशन का एक कंसर्न होगा। 2,000 करोड़ रुपए बोर्ड ने मंजूरी दी है QIP के थ्रू रेज करने की। चार्ट्स पे कैसा, कल जाते हैं तो खूब दमखम दिखा रहा था। तो आशीष जी, यहाँ पे चार्ट्स पे कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि 1550, 1545 ये एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर किसी के पास पोजीशन है और अगर ये 1540-45 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बांधना एक बेहतर तरीका होगा। 1550 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है 1530 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट आप कंफर्टेबली 1600, 1620 तक के रख सकते हो। बट जब तक 1550 क्रॉस ना हो, इसमें फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। ओके, अच्छा, आस्था जुड़ रही है, उनसे बातचीत होगी। आज जो IPO खुलने जा रहा है गो डिजिट का, और इलेक्शन सिलेक्शन में चतुर्मोता साहब और सतपुते साहब से जानने आज के बेहतरीन पिक्स। लेकिन पहले हजदा के पास गुड बैड अगली, बाकी के सारे कैश के नंबर्स। हजदा, कौन कौन से अच्छे नंबर्स में आप भारतीय हेक्साकॉम को सबसे पहले जोड़ेंगे आशीष। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन रहेगा क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है यह कंपनी। आय में 4% का ग्रोथ, मुनाफे में 5% का इजाफा, एबिटा 6% बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव होते हुए। थायरो केयर के केस में मुनाफा 41% बढ़ा, आय में करीब 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है, एबिटा 37% ऊपर है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। रैडिको खैतान के केस में अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 26% तक की वृद्धि मुनाफे में देखने को मिली है। रेवेन्यू कंपनी का 30% बढ़कर आया है, एबिटा लेवल पर 55% का इजाफा है और मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। आइडिया फोर्ज के केस में भी आप देखिएगा, पहले तो प्रॉफिट कमाया है वर्सेस अ लॉस, 12 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू आया है 170% ऊपर ऑपरेशन से, मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन, 16% के मार्जिन कंपनी डिलीवर कर पाई है। रेपको होम 32% मुनाफे में इजाफा, ब्याज से आय में करीब 15% तक की वृद्धि देखने को मिली। ये अच्छे नंबर्स हैं। जहां पर ओके परफॉर्मेंस है या फिर आप मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, उसमें आप गौर करिएगा तो दालमिया भारत शुगर आय में हम देख रहे हैं दरअसल दबाव देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी दबाव है, लेकिन एबिटा लेवल पर ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर नंबर देखने को मिला है। सागर सीमेंट के केस में मुनाफा घटा है लेकिन रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में मुनाफे में प्रेशर है लेकिन बाकी ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। पतंजलि फूड्स के केस में मुनाफे पर प्रेशर लेकिन आय में वृद्धि और एबिटा में भी थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दिया, एबिटा तो करीब 19% बढ़ा है। वी मार्ट रिटेल के केस में भी यही है, दरअसल घाटा आया है करीब 39 करोड़ का वर्सेस 37 करोड़, घाटा बढ़ गया है, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ है और एबिटा में 75% तक का इजाफा है, मार्जिन इसके 4% से बढ़कर 6% पर आए हैं, तो वैसे परफॉर्मेंस ऑपरेशनली अच्छा है।
खराब कैटेगरी में आप सीधे तमिलनाडु पेट्रो को डालेंगे क्योंकि हर कैटेगरी में दबाव है, बारिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो 10% ऊपर है। मन इंफ्रा के केस में प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा सब में प्रेशर है। आईओएल केमिकल्स में भी यही हुआ है और बटरफ्लाई गांधीमती में भी हम देख रहे हैं लगातार वो पेन जो है वो परसिस्ट कर रहा है, तो दबाव में ये भी रहना चाहिए। अच्छा, क्विकली एमएससीआई क्या कह रहा है? एमएससीआई ने एडिशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के मेंशन कर दिए। 13 एडिशंस होंगे, 3 डिलीशंस। एडिशंस के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा जैसे काउंटर्स पर। एनएचपीसी भी इस लिस्ट का हिस्सा है, बॉश कैनरा बैंक, इंडस टावर भी इस लिस्ट का हिस्सा है और पीबी फिनटेक और फिनिक्स मिल्स। सोलर इंडस्ट्री, सुंदरम, थर्मैक्स, टोरेंट पावर, ये सब दरअसल इंक्लूड किए जा रहे हैं। 3 निकल रहे हैं, एक इसमें है आईजीएल, दूसरा है पेटीएम और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स, ये एग्जिट करेंगे एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से। हाँ, कुछ ज्यादातर तो सारी हिंट सटल सी मिल चुकी थी सीएनबीसी आवाज ने जब कवरेज दी थी कि एमएससीआई में क्या हो सकता है बदलाव। खैर, ये अभी तो सेंटिमेंट ड्राइव करेंगे। पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो होना है 31 तारीख को क्लोजिंग के आसपास, क्योंकि 1 जून से बदलाव इफेक्टिव। 1 जून मतलब इफेक्टिवली अगला मंडे जब आ रहा होगा तब से बदलाव इफेक्टिव होंगे, क्योंकि 31 को फ्राइडे है। इलेक्शन सिलेक्शन रखिए दोनों से, चतुर्मोता साहब को और सतपुते साहब को। सतपुते साहब, क्विकली क्या रडार पे पोजिशनली आपके? आशीष जी देखिए, पोजिशनली मेरे रडार पे है टीवीएस मोटर। कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। मेरे हिसाब से अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो इसका टारगेट होगा 2450, लेकिन अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 2300 इसका पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 2050 का। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। टीवीएस मोटर्स। चतुर्मोता साहब, कुछ बढ़िया इलेक्शन रिलेटेड कुछ रीजेक्ट कर रहा है या कुछ पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल आशीष जी, तो जिससे हमने कहा कि पावर का जो सेगमेंट है वो हमें काफी पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेंट केपेक्स है वो पावर पे है। पावर डिमांड काफी स्पीड से बढ़ रही है, जबकि सप्लाई साइड पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई काफी स्लो है। तो ये इवेंचुअली एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स ग्रोथ हो रहा है, तो पावर एक बड़ा डिमांड में रहेगा। और वहां पे हमारी टॉपिक रहेगी एनटीपीसी, जिसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की। हमारा मानना है कि एनटीपीसी के अंदर में एक तो जो रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है थर्मल के अंदर, उसको जिस तरह से अभी जो टैरिफ नॉर्म्स आए उसमें स्टेबल 15.5% के आसपास की 15.5% की आरओई की प्रेडिक्टेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 के अंदर थी, और अब वही प्रेडिक्टेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 25 से 29 के अंदर में हो रही है। साथ ही साथ एनटीपीसी 8 गीगावाट की पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स की कैपेसिटी को लगाने की तैयारी कर रहा है। वहां पे आरओई रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17% के आसपास आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है, जबकि जो प्राइवेट पीयर्स है वो करीब 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो डिस्काउंट है ये नैरो होगा और 450 रुपए के स्तर मुझे लगता है एनटीपीसी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जब से हमने पीएमएस चालू किया है इसके अंदर में बना हुआ है और हमारी टॉप पिक रही है। लीजिए भैया, टीवीएस मोटर्स और एनटीपीसी आज के इलेक्शन सिलेक्शन, और इस बीच सिप्ला का वो लास्ट ट्रेड एकदम सही। आवाज ने दूसरा अपडेट भी दिया था कि हाथ तो हाथ बिकेगा माल। 3 टाइम बुक के डिमांड आई हुई है और हो गया भाई ब्लॉक विंडो में ही वो पूरा सौदा कंज्यूमेट। तो सीधा सौदा में जो लाल मेंशन करा था उसे लाल मत लीजिएगा, हो सकता है सिप्ला इस तरह की डिमांड के बाद, कल के प्रेशर के बाद हरे में ही शुरुआत करते। खैर, आज का प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, 2 लिस्टिंग्स हैं टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस की, लेकिन एक आईपीओ खुल रहा है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का। 2600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है भाई। और फेयरफैक्स ग्रुप प्रेम वत्सा का वो बैक करता है इस कंपनी को। आस्था, पैसा डालें क्या 277 के टॉप एंड पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली लॉन्ग टर्म से लगाया जाए इसमें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम सब्सक्राइब करने की रेटिंग दे रहे हैं। लिस्टिंग गेन का मे और मे नॉट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब हम बात करें कंपनी का बेसिकली, तो ये डिजिटल फुल टाइम स्टैक इंश्योरेंस रहती है। तो डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनीज कौन होती हैं? बेसिकली ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि कंट्रोल और लाइसेंस तो होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और ये लोग टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं अपने ऑपरेशंस करने में, जिसमें कि सोर्सिंग होता है, अंडरराइटिंग होता है, क्लेम्स मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह की कंपनी है। तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके ये करते हैं। अब इनका मार्केट शेयर देखा जाए तो जो डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें इनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है। 82% ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की मैं बात कर रही हूँ, 82% के आसपास है। क्योंकि जो बाकी की 2 कंपनीज हैं वो अनलिस्टेड हैं, जिसमें एक्को और नवी करके आती है।
तो ये कंपनी बढ़िया लगती है, लेकिन प्राइसिंग हमें ज्यादा लग रही है, और प्राइसिंग की वजह से ही सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो लिस्टिंग market गेन के mood मन पे से ना depend लगाएं, लगाना है तो लंबी अवधि के लिहाज से। कई जगह आर्टिकल्स में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा बैग्ड, एक फंड रेजिंग हुई थी, उसमें एक ने 2 करोड़, एक ने 50 लाख रुपए डाले थे। प्रेम व्हाट्सएप बैग्ड है, फेयरफैक्स बैग्ड है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन चलिए, लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब हो सकता है। लिस्टिंग के लिहाज से वैल्यूएशन थोड़े से डगमगाए हुए हैं। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।